Good morning, everyone. In the last lecture of capital budgeting, as you are aware, that in that lecture we have discussed that what we mean by capital budgeting. Basically, capital budgeting is one of the important technique which help the manager in taking the investment decision. That means where the investment has to be done. I am just trying to give you the overview that as we have discussed that there can be n number of avenues where the investment would be done by the manager. In the physical properties, in the non-transferable instruments, as well as in the marketable instruments. But wherever as the opportunities of investment are more in the market, so it becomes necessary that we have to take the decision. Because we do not have that ample amount of fund which can be invested in all the projects. If we have the ample amount of fund that we can invest in more than one project, then also we have to find out that out of the available project, which project is giving the benefit and having the lower volume of risk. So appraisal for the various opportunities become necessary. That we want to know कि हमारे सामने जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हम किस में इन्वेस्ट करें। अगर मान लीजिए हमारे सामने 4 प्रोजेक्ट्स हैं और हमने कोई अप्रेजल क्राइटेरिया लगाया और चारों में बेनिफिट आ रहा है, तो भी हम उन बेनिफिट को रैंक कर सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। और अगर हमारे पास इतना पैसा है कि हम चारों में लगा सकते हैं तो हम चारों में एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेशन है तो उन चारों में से 1 या 2 या 3 हम कर पाएंगे। और क्वाइट पॉसिबल उन चारों में से कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट ना हो। दिख तो रहा अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन आगे जाकर प्रॉफिट ना हो, सो वी हैव टू रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। सो कैपिटल बजटिंग इज हैविंग दोज नंबर ऑफ टेक्निक्स which will help the manager in taking the decision that which proposal has to be accepted and which has to be rejected. In the last lecture, we have discussed a flow chart where we have tried to divide the techniques of capital budgeting into 2 parts: non-discounting technique and discounting technique. The question arises that why we have divided these techniques into 2 parts, non-discounting and discounting. Now, we have also discussed कि हम लोगों के पास 2 तरह की फर्म हो सकती है। एक फर्म जिसको हम लोग कहते हैं न्यू फर्म एंड द सेकेंड फर्म कैन बी द एग्जिस्टिंग फर्म। अगर एग्जिस्टिंग फर्म कोई प्रोजेक्ट को लेना चाहती है तो एग्जिस्टिंग फर्म की पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनी हो, मतलब कि वी कैन नो दैट व्हाट इज द गुडविल, व्हाट इज द वेल्थ एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इमेज वी कैन डिसाइड दैट इफ दिस कंपनी इज गोइंग टू टेक अप सम न्यू प्रोजेक्ट देन इट मे बी गुड। बट इफ द कंपनी इज न्यू then that company has to submit a proposal, a proposed balance sheet, a proposed amount of profit, a proposed statement, financial statement। और बेसिकली जो भी होगा, मतलब हमारे सामने चाहे नई कंपनी हो चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी हो, दोनों के प्रपोज प्रॉफिट को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, दैट वेदर वी आर सपोज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब सवाल ये आ गया, मतलब आंसर ये आ गया कि हमको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देना है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। पहला क्राइटेरिया अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो बेसिकली एक कंपनी की एफिशिएंसी तो बताता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट देखकर हम ये जान सकते हैं कि इसमें जितने भी इनपुट लगे थे उस इनपुट को कैसे भी हमने बेहतरी से इस्तेमाल किया एंड वी आर एबल टू जज the efficiency of the company. But
we are not able to measure the value. We are not able to measure the value of the various resources that we have invested. मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट हमको प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हर कंपनी, अलग अलग कंपनी एक ही सिचुएशन में डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और पॉलिसीज को अपनाते हैं. जैसे हम कहें डेप्रिसिएशन पॉलिसी, तो कभी एक कंपनी स्ट्रेट लाइन पे जाती है, वही कंपनी फिर अपना मेथड रिटन डाउन वैल्यू पे कर देती है. दो कंपनी एक जैसी है, एक स्ट्रेट लाइन पे काम कर रही है, एक डब्ल्यूबी पे काम कर रही है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी, इन्वेंट्री को जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीफो, फीफो एंड हीफो, है ना, ये मेथड आप लोग जानते ही हैं. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी हमारा फर्क होता है. मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हमको प्रॉफिट तो दिखा, लेकिन अगर इसमें कॉन्सेप्ट और पॉलिसी कॉमन रहे थ्रू आउट द कंपनी, थ्रू आउट द फर्म, थ्रू आउट ऑल सिचुएशन, तो हम जज कर सकते हैं. बट एज दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कॉन्सेप्ट दे आर चेंजिंग फ्रॉम फर्म टू फर्म and from situation to situation, so it become a drawback. दूसरी बात, अकाउंटिंग में जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड दिखाते हैं. मतलब प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. जबकि डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर. डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो नॉन कैश है, वो कंपनी के पास रखा है, खाली हमने स्टेटमेंट में नहीं दिखाया. मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी रखा है. और अगर हम प्रॉफिट के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो मतलब डेप्रिसिएशन अमाउंट को हमने हटा दिया. तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन या राइटिंग ऑफ लॉसेस. राइटिंग ऑफ लॉसेस मतलब एसेट हमारे पास है लेकिन उसमें हमको नुकसान हो गया, उसको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं और प्रॉफिट को कम कर लेते हैं. तो दूसरा ड्रॉबैक अकाउंटिंग प्रॉफिट का हो गया कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसीडर नहीं करता. थर्ड ड्रॉबैक इसमें ये है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो बेसिकली अक्रूवल बेसिस पे होता है. अक्रूवल बेसिस मतलब आज हमको वी कैन से आज हमारी सेल, हमने सेल को रिकॉर्ड कर दिया. अब वो सेल हमारी कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है, ये प्रॉफिट नहीं बता रहा. बैलेंस शीट तो दिख रहा लेकिन प्रॉफिट आएगा सेल हो गई, सेल में से कॉस्ट माइनस कर देगा. तो प्रॉफिट तो हुआ लेकिन गल्ले में पैसा नहीं आया. वी डू नॉट गेट द कैश अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट. दैट मीन्स दैट profit figure is not accurate as per the information. तो अक्रूवल मतलब, और जब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब अक्रूवल हुआ तब रिकॉर्ड हो गया, जबकि आता पैसा बाद में आएगा तो बाद में रिकॉर्ड करेगा. चौथा ड्रॉबैक, द फोर्थ ड्रॉबैक that we can say that accounting profit is having, like we can say accrual concept, that accounting is showing the profit for a particular year, but the project is going to run for number of years. That means हमको एक साल का प्रॉफिट दिख रहा है, जबकि ये प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है वो नंबर ऑफ ईयर जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक है. राइट? मतलब कि अगर हमको ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, अगर हमारा प्रोजेक्ट 5 साल का है तो 5 साल का पूरा दिखाई पड़े तो भी एक बात है, लेकिन हमको एक साल का मालूम पड़ गया जबकि प्रोजेक्ट हमारा एंड नहीं हुआ, अभी ये चलेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर अप्रेजिंग एनी प्रोजेक्ट. लेकिन अकाउंटिंग से एक फायदा ये है कि रेडी रेकनर है कि अगर कभी भी हमको कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि अच्छा है बुरा है, तो फौरन हम लोग अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए और प्रॉफिट मालूम
इजी है। हाँ, बाद में देखेंगे इसमें नफा है कि नुकसान है, कि ये टेक्निक अच्छी है कि नहीं, लेकिन ये रेडी रेक्टर है। दूसरी बात कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैसे ठीक किया जाए, कैसे एप्रोप्रिएट किया जाए, दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। नॉलेजेबल एंड एक्सपर्ट पीपल विल बी एम्प्लॉयड, क्योंकि अकाउंटिंग टेक्निक्स को और अकाउंटिंग प्रॉफिट को ओवरकम करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितने भी ड्रॉबैक हम लोग ने अभी देखे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के, वो ड्रॉबैक हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओवरकम हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे पास कैपिटल बजटिंग की दो टेक्निक्स है ना, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। लेमैन टर्म्स में तो हम लोग यही कहते हैं, लेमैन एंड टेक्निकल टर्म्स में, कि डिस्काउंटिंग मतलब हुआ वो टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, और नॉन डिस्काउंटिंग मतलब हुआ जो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करती है। या दूसरा हिस्सा हम बताएं कि डिस्काउंटिंग मतलब हुआ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत बनाई जाएंगी, और नॉन डिस्काउंटिंग वो हुआ जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के तहत बनाया जाएगा। तो जो नॉन डिस्काउंटिंग में हम लोग ने एक पिछली बार ये देखा था, देयर आर टू टेक्निक, पे बैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। तो ये दोनों टेक्निक हमारी नॉन डिस्काउंटिंग है। इसका मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगी, इसका मतलब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड होंगी, उनसे ही कैलकुलेट होंगी। और तीसरा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। और जबकि जो दूसरी टेक्निक है हमारी है डिस्काउंटिंग टेक्निक, वो टाइम वैल्यू को कंसीडर करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए बनाई जाएगी, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करती है। तो दैट इज व्हाई डिस्काउंटिंग इज अ बेटर टेक्निक देन द नॉन डिस्काउंटिंग। यूटिलिटी दोनों की है। ये हमको अगर हमको नॉन डिस्काउंटिंग में जाना है तो उसके सेट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट के बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद आपको उनको डिस्काउंट करना है, और डिस्काउंट करने के बाद जो नेट कैश फ्लो आएगा उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे दैट वेदर प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट। दैट मींस अ एक्सपीरियंस्ड एंड अ एजुकेटेड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी कर सकती है, लेकिन एक पान वाले की दुकान है, एक छोटे किराने वाले की दुकान है, तो वो बेसिकली अगर अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज करना चाहेगा तो वो नॉन डिस्काउंटिंग नहीं जाएगा। वो देखेगा आज सुबह हमारे गल्ले में कितना पैसा था, आज शाम को कितना हुआ और कितनी सेल हुई, और वो अपना प्रॉफिट निकाल के बता देगा। राइट, सो वी कैन से फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स easy method and immediate answer, we can go for non discounting. But for big projects, crucial projects having the huge investment, we are supposed to go for accepting the discounting technique only, means with the help of cash flow statement. और जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब अकाउंटिंग में, तो हमने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग में बेसिकली ये हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बनता है और बैलेंस शीट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कैश आउटफ्लो, कि हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो पहले से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। तो जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट में, दैट इज माय कैश आउटफ्लो। राइट, जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कि हमने कोई प्लांट लाया, कोई मशीन लाई, उसको हमने इंस्टॉल किया, तो परचेजिंग ऑफ द मशीन, परचेजिंग ऑफ द प्लांट एंड मेकिंग दैट इंस्टॉलेशन एंड गिविंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी क्लब्ड एज एन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब मशीन को परचेज करना, उसको अपनी फैक्ट्री में लेकर आना और उसको इंस्टॉल करना, इन तीनों को ऐड करके हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। दूसरी कॉस्ट होती है जैसे सन कॉस्ट, SUNK। सन कॉस्ट मतलब ये हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई लैंड पड़ी है और बहुत सालों से उस लैंड को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, एकदम से आपको आइडिया आया कि इस लैंड पे हम फैक्ट्री बनाएंगे, तो यहां पर फैक्ट्री लैंड की कॉस्ट क्या है उसको कंसीडर नहीं किया गया, दैट इज सन कॉस्ट। लैंड की कॉस्ट जो पहले से आपके पास बेकार पड़ी है, अनयूटिलाइज पड़ी है, उसको कहते हैं सन कॉस्ट। लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट के लिए कोई लैंड खरीदी
तभी तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। लेकिन लैंड पहले से रखी है हमारी और हमने उसको अभी तक देखा नहीं था, इस्तेमाल नहीं किया था, अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये लैंड की कॉस्ट हमारे इस प्रोजेक्ट में नहीं आएगी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए सक कॉस्ट होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस में अगर सक कॉस्ट को उस लैंड पे मान लीजिए आपने कुछ ये पीपल के पेड़ लगा दिए हैं, ठीक, आपने पेड़ लगा दिए हैं, पेड़ की कॉस्ट आई, लैंड की कॉस्ट आई, ये सक कॉस्ट। लेकिन अब आपने सोचा इसको हम फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पीपल के पेड़ काटने पड़ेंगे, तो पीपल के पेड़ काटने की जो कॉस्ट है वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी, क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग दैट लैंड यूजेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, तो इट विल बी कंसीडर्ड द सक कॉस्ट, है ना। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, सक कॉस्ट हो गई। देन वी कैन से द सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। सैल्वेज वैल्यू मीन द स्क्रैप वैल्यू, कि प्रोजेक्ट जब हमारा अंत होगा तो अंत होने के बाद जो एंड ईयर होगा, जो लास्ट ईयर होगा, उसमें जो भी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं उसको हम सेल ऑफ कर देते हैं और उससे भी जो हमारा पैसा आता है उसको हम लोग कैश इनफ्लो मानेंगे। तो पहला हो जाता है इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट जो हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया आउटफ्लो, लेकिन जो सैल्वेज वैल्यू होगी उसको हम इनफ्लो मानेंगे जब हम अप्रेजल कर रहे हैं। जब हम अप्रेजल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो आउटफ्लो हो गया, लेकिन सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे तो मालूम पड़ेगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक, देन वी कैन से प्रोजेक्ट को रन करने के लिए बीच-बीच में हमको अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, कि डे टू डे एक्सपेंसेस को रन करने के लिए, मटेरियल लाने के लिए, सैलरी और वेजेस पेमेंट करने के लिए वी नीड द वर्किंग कैपिटल आल्सो। सो वो वर्किंग कैपिटल भी हमारी आउटफ्लो है। तो हमने पहला जो बताया आपको कि कैश फ्लो बनाने के लिए पहली जो हम लोग स्टेज होती है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करेंगे, सक कॉस्ट को माइनस करेंगे। थर्ड हमने बताया था आपको कि सक कॉस्ट को माइनस करने के बाद सैल्वेज वैल्यू उसको माइनस करेंगे और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हम ऐड करेंगे। इन सब को करने से हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दूसरी स्टेज आती है कैश फ्लो की, सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सब्सिक्वेंट मतलब जब प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो गया, रन हो गया, अब अगले साल से उसने हमको बेनिफिट देना शुरू किया। The benefit in terms of profit, the benefit in terms of cash flow that we are receiving in the intermittent years, कि first year, second year, third year, fourth year जो हमको benefit मिला, that benefit is known as subsequent annual cash inflow। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कभी-कभी जब प्रोजेक्ट हमारा चल रहा होता है तब भी हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्लांट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होगा, उसकी क्लीनिंग भी होगी, है ना। तो ये हमारे लिए आउटफ्लो हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हमको दूसरा स्टेज हो जाएगा। और थर्ड स्टेज है हमारी टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब जो लास्ट ईयर का कैश फ्लो निकालना है। लास्ट ईयर हमारे पास कैश इनफ्लो आया, सैल्वेज वैल्यू आएगी, सैल्वेज वैल्यू को भी ऐड करेंगे। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है और उसमें यह कहा गया कि 5 साल का प्रोजेक्ट है और हर साल 20,000 रुपए आ रहा है, हर साल 20,000 कैश फ्लो आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर 20, फोर्थ ईयर 20, फिफ्थ ईयर 20 प्लस सैलवेज। सैलवेज अगर 5,000 है तो फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो हमारा 25,000 रुपए है, राइट। तो जब ये सब चीजें आ जाती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आ गया, कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड टर्मिनल इनफ्लो, तब हम उनको ऐड प्लस माइनस करते हैं और जो भी निकल के आता है वो